एक गांव में सावित्री देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम रवि और छोटे लड़के का नाम सूरज था। सावित्री देवी के पति मजदूरी का काम करते थे। एक दिन जब वह काम करके शाम को घर आ रहे थे तो एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी सावित्री देवी पर ही आन पड़ी थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब रवि और सूरज दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब सावित्री देवी को सताने लगी थी। एक दिन सावित्री देवी का भाई उनके घर आया तो सावित्री देवी ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। भाई, मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सावित्री देवी के भाई ने कहा, सावित्री बहन, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? भाई, बड़े वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटे वाला लड़का सूरज पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। बहन, तू दोनों को पढ़ाकर पैसा बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का रवि पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यही गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसा कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। सावित्री देवी को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के सूरज को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके रवि को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। रवि थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ की घर चलाने में मदद करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद शहर में सूरज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी लग गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और नौकरी लगने की बात अपनी माँ को बताई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की शहर में नौकरी लग गई है। बेटा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब से तेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। माँ, अब हमारे बुरे दिन चले गए। मैं आपको और बड़े भाई को शहर लेने के लिए आया हूँ। कल ही हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। अगले ही दिन सूरज अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को सूरज काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ से कहा, माँ, आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तू बाजार से सब्जी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। रवि ने माँ को मना कर दिया। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए सूरज के बॉस के लिए खाना मैं बना दूंगा। सूरज अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। सूरज ने अपने भाई से कहा, भैया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया और क्या तुमसे खाना बनता भी है? हाँ सूरज, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ रहकर मैंने खाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी तो रवि ने कहा, सूरज, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। सूरज ने तुरंत रवि को रोका और कहा, रुको भैया, तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेगा तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। रवि को सूरज की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। सूरज बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। अरे वाह सूरज, ये खाना किसने बनाया भाई? बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। सूरज कुछ बोल पाता उसके पहले ही सावित्री देवी ने कहा, यह खाना मेरे बड़े बेटे रवि ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने सूरज की ओर देखा और बोला, सूरज, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सूरज ने भारी मन से अपने बड़े भाई रवि को बुलाया और सूरज के बॉस ने कहा, अरे वाह रवि, तुम खाना कितना अच्छा बनाते हो।
कल तुम्हें होटल में आकर एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन रवि होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल की मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को खाया तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने रवि से कहा, रवि, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने सूरज को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बातें करते हुए देखा। तो मैं वहाँ चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि सूरज मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाओगे तो वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर रवि ने अपने भाई सूरज से इसका कारण पूछा। भाई, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना वेतन पाने वाले थे। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चाहता था कि तुम जीवन भर मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए भाई मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। भाई, मुझे माफ कर दो। तभी बॉस ने कहा, रवि, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई सूरज को मैं आज ही यहाँ नौकरी से निकाल रहा हूँ। यह सुनकर रवि ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ कर दीजिए सर। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया। सूरज ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। अक्षरा ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी उसमें कोई बात नहीं है। हर बात में अपनी ही चलाती है और सबसे बड़ी बात, ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। अगर ममता जी समझाती तो अक्षरा बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। रमेश जी से बोलती तो रमेश जी भी ममता जी को ही समझाते। अरे अक्षरा अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। अरुण से कुछ कहती तो अरुण कहता, मम्मी, आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां हैं। थोड़ा वक्त दो और वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उसके आगे कुछ नहीं कह पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह अरुण और रमेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही अक्षरा गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फोन कर रही है तो फोन भी नहीं उठा रही है। ममता जी बड़बड़ाने लगी, भला ये कोई बहू के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूंगी। इतने में अरुण और रमेश जी भी घर आ गए। आते ही रमेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। अरे कौन खुश नसीब है वो? रमेश जी के सवाल को सुनकर ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कह कर गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी, आप भी क्या चिंता करती हो? वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा श्रीमती जी आपने? रमेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। इतने में अक्षरा आ गई। उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे।
अंदर आते ही बोली, आज तो सचमुच थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। ममता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, बहू, तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने कभी पहने नहीं है। फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब नहीं दे रही हो। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तब मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। 2 भाभियाँ थी, उन्होंने संभाल लिया। पर ये तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगी? मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की, जितना आप टोकती है। ये कहकर अक्षरा कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर अरुण की तरफ देखा तो अरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा, क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना। क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चलता बना। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर रमेश जी बोले, ममता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अक्षरा की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? बहू का यूं लेट आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते रमेश जी चुप हो गए। पर ये बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में अक्षरा के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फर्क होता है। ये बात अक्षरा को समझानी ही पड़ेगी। और रही बात रमेश जी की और अरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? रमेश जी और अरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि अक्षरा घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। अभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करता देख रमेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कई दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वही रह कर आऊंगी। उनकी बात सुनकर रमेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया। रोटियां कौन बनाएगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उसे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती, वहीं तो पीछे से पूरा घर संभालती। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। इतने में अरुण और अक्षरा भी बाहर आ गए। ममता जी को बैग के साथ देखकर अरुण ने बात को पलटकर पूछा, मम्मा, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ।
बहुत दिन हो गए हैं मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर ममता जी बिना किसी की बात सुने ही वहां से रवाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। अरुण ने अक्षरा की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं थक गई हूँ। अक्षरा ने धीरे से कहा, लेकिन तब तक रमेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो अक्षरा बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां सेकनी है। अक्षरा रमेश जी से कुछ ना कह पाई और रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक अरुण हड़बड़ाकर उठा और अक्षरा को जगाते हुए बोला, अक्षरा जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई यार, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। हाँ, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर अरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक अक्षरा भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया? नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। अरुण ने जाकर देखा तो रमेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर अक्षरा रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन झूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में अरुण रसोई में आया और बोला, अक्षरा, कमला भाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी है यार। अरुण, मैं अब ये सब कैसे करूंगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो काम वाली बाई भी नहीं आएगी। पिछले दिनों से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अक्षरा, मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब। तुम्हारी मम्मी ने सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। अक्षरा बड़बड़ाते हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात रमेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और अरुण उसी का साथ देते थे। तभी रमेश जी अरुण से बोले, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। आज तुम घर पर रहकर अक्षरा की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर अक्षरा ने अपनी मम्मी को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है, तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। बोलने में करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई अक्षरा ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा, तो तू काम से डर कर भाग कर आ रही है? तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपकार कर एक तरफ बिठा कर रखती। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। अक्षरा हैरान होते हुए बोली, मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो। क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पाई और मेरे घर में आग लगाने आ रही है। इज्जत से आई तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है। कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। अक्षरा हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। अक्षरा को काम करता देखकर अरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए। शाम होते ही सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए रमेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही अक्षरा और अरुण ने उनसे माफी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया